हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑल द डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक्स फॉर कैट। दिस इज़ द ओनली वीडियो यू नीड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है या नहीं। सो दिस इज स्टार्टेड, तो हम लोग भी स्टार्ट करते हैं अपना। तो डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे पास टेबल्स हो सकते हैं, ग्राफ हो सकता है, या वर्ड्स हो सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। उसमें से अपने को कुछ नंबर्स मिलते हैं या इंसाइट्स मिलते हैं। जिस चीज़ से जिसको हम लोग फॉर सिंप्लीफिकेशन दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो इन टर्म्स ऑफ टेबल्स या तो इन टर्म्स ऑफ लाइंस या कंक्लूजन, ऐसे करके कंक्लूजिंग लाइंस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे एक ग्राफ दे रखा है मुझे, ठीक है। दिस इज 30, दिस इज 40। ये है सिटी ए, ये है सिटी बी। तो इस एक्सिस पे सिटी रिप्रेजेंट होता है, इस एक्सिस पे पॉपुलेशन इन करोड़। सपोज ये दे रखा है आपको, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ये आपको ये चीज़ इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ दे सकते हैं, या वर्ड प्रॉब्लम्स में लिख देंगे। इसी चीज़ को उनको टेबल में देना होता तो वो कैसे देते, ए बी, ए में 30, बी में 40। ए क्या है, सिटी, ये है पॉपुलेशन इन करोड़, 30 करोड़ 40 करोड़। टेबल्स में ऐसे दे सकते। वर्ड प्रॉब्लम में कैसे देते कि देयर इज ए सिटी ए वेयर पॉपुलेशन is 30 करोड़ एंड इन सिटी बी पॉपुलेशन इज 40 करोड़। तो ये तीन तरीके से आपको डेटा दे सकते हैं। कभी कभी आपको डेटा डायरेक्टली नहीं देंगे, बोलेंगे कि सिटी ए और सिटी बी में 3:4 के रेशियो में पॉपुलेशन है और टोटल 70 करोड़ है पॉपुलेशन। तो कैसे करेंगे, 3/3 + 4 इंटू 70 करोड़, 4/3 + 4 इंटू 70 करोड़। ये बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन में आपने पढ़ा होगा। तो दिस इज 30 करोड़ एंड दिस इज 40 करोड़। तो ये देखो 3:4 के रेशियो में, और 30 + 40 70 करोड़ सम भी हो जाता है इनका। तो डेटा आपको किस तरीके से दे सकते हैं, टेबल्स, ग्राफ्स या वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दे सकते हैं। वहाँ से क्या निकालना है आपको, तो ये गिवन होता है आपको। ये आपका स्टेप 1 होता है कि डेटा को समझना और या फिर उससे इंसाइट्स निकालना। फॉर एग्जाम्पल, तो डेटा में से नंबर्स खोजना, तो दिस इज बेसिकली डन विद द हेल्प। और उसके बाद आपको तो आपको ये डेटा गिवन होगा, तो आपका स्टेप 1 होगा कि इसको आप पढ़ो और इससे इंसाइट्स निकालो, कि इससे आपको पता चला कि ए में 30 करोड़ है, बी में 40 करोड़। तो आपका स्टेप 1 है कि इसको पढ़ना एंड समझना नंबर्स को। दूसरा स्टेप 2 जो होता है वो है कि इसको सिंप्लीफाई करना। जो गिवन टेबल हो गया या ग्राफ हो गया, वर्ड प्रॉब्लम होगा, उसको इस तरीके से लिखो कि आपके समझ में आए, सिंप्लीफाई हो। सिंप्लीफाई करने के दो तरीके, जैसे पहला है टेबल्स। तो आपको अगर टेबल्स पहले ही गिवन है तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं, दैट इज़ ऑलरेडी सिंप्लीफाइड करके ही आपको दिया है। टेबल्स आर द मोस्ट सिंप्लीफाइड डेटा, सबसे अच्छे से वहाँ पे दिखता है। या फिर अगर ग्राफ दे रखा है, मान के चलो ये ग्राफ दे रखा है, तो आपको इस तरीके से उसको टेबल में कन्वर्ट करना है, दिस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। या फिर इसको आप कंक्लूजन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कंक्लूजन क्या निकला इस ग्राफ से, पहला सिटी ए पॉपुलेशन 30 करोड़, सिटी बी पॉपुलेशन 40 करोड़। तो ये या तो आप लाइंस के टर्म्स में लिखो, कंक्लूसिव लाइंस, या फिर टेबल्स के फॉर्म में लिखो।
तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, फिर से एक बार बताता हूँ। आपको कुछ डेटा दिया हुआ होता है, उससे कुछ इंसाइट्स निकालनी होती है। मैं बार बार कह रहा हूँ इंसाइट्स, उससे कुछ इंसाइट्स निकालनी होती है। कैसे निकालूंगा मैं इंसाइट? सिंप्लीफाई करके। डेटा गिवन है, उससे इंसाइट्स निकालना है, मतलब जो क्वेश्चन पूछे होंगे दो जारी और इंसाइट्स। कैसे निकालूंगा मैं? सिंप्लीफाई करके निकालूंगा। जो मुझे गिवन चीज़ है उससे उसको सिंप्लीफाई करना है। यही आपका काम रहता है इसमें, सिंप्लीफाई करो फिर इंसाइट्स निकालो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेबल्स। द वेरी फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर, मैं यहाँ पे इसको डेटा स्ट्रक्चर बोल रहा हूँ, या डेटा सोर्स टाइप, किस किस टाइप का हो सकता है, ऐसे लिखता हूँ, डेटा सोर्स टाइप। पहला तो आपका हो सकता है टेबल्स, जैसे मैंने ऊपर बताया कि सिटी पॉपुलेशन इन करोड़, ABC 30 40 50 इतने करोड़ से। तो इसका मतलब क्या? 30 करोड़। यहाँ पे कभी कभी सब जगह नहीं लिख के एक बार टॉप में लिख दिया कि इन करोड़ में ये वैल्यू है, इन सी आर ऐसे लिखने की जगह पे ऊपर में उसने लिख दिया है। टेबल सबसे आसान है। अब इससे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि रेशियो ऑफ पॉपुलेशन इन सी विथ ए, तो 50/40। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बी में टोटल कितने परसेंट लोग रह रहे हैं, तो 40 टोटल लोग बी में रह रहे हैं। टोटल कितने लोग हैं? 50 40 30 120 लोग हैं, तो इंटू 100, तो 33%। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन। तो टेबल्स हुआ, ये टेबल्स आर द मोस्ट सिंप्लीफाइड, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। टेबल्स अगर है आपके पास तो आप डायरेक्ट इनसाइट्स देखने जा सकते हो, फिर आप डायरेक्ट क्वेश्चन अप्रोच करने जा सकते हो अगर आपके पास टेबल्स हैं तो। ठीक है, अब दूसरा चीज आता है ज्वाइन। ज्वाइन क्या होता है? मल्टीपल टेबल्स जब होंगे तो कैसे काम करना है। ये तो एक टेबल था, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको, आपके पास डेटा दे रखा है कंट्री और प्राइस। तो कंट्री है USA, इसमें प्राइस है आपका, प्राइस नहीं, पहले आइटम और फिर उसका प्राइस, कौन सा आइटम है उसका प्राइस कितना है। सपोज पेन, तो $20, $20। दूसरा इंडिया, पेन 10 रुपीज़। UK पेंसिल €1। आई गेस यूरो ऐसे लिखते हैं या नहीं लिखते हैं तो मुझे नहीं पता, अभी के लिए मान लो ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है? USA पेंसिल $10 और इंडिया मार्कर 50 रुपीज़ प्राइस हो सकता है। तो ये आपको टेबल 1 दे रखा है सपोज। टेबल 2 आपको दे सकता है इस तरीके से कि कन्वर्जन $1 इक्वल टू ₹85 मान लेते अभी के लिए, €1 इक्वल टू ₹90, ये दे रखा है आपको। ठीक है, डॉलर कहाँ का है ये आपको दे रखा है कि डॉलर इज़ फॉर USA, यूरो इज़ फॉर UK, है ना। और ये आपका कन्वर्जन दे रखा है, ये कंट्री हो गया। तो दो टेबल दे रखे हैं, टेबल 1 टेबल 2। आपसे पूछेगा कि कॉस्ट ऑफ पेन, क्वेश्चन ये होगा कि कॉस्ट ऑफ पेन इन USA इन रुपीज़ कितना होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहला आप देखो कॉस्ट ऑफ पेन इन USA कितना है, तो $20, तो $20, लेकिन आपसे रुपीज़ में पूछा है, तो $1 इक्वल टू 85 रुपीज़, तो $20 इक्वल टू 20 इंटू 85 रुपीज़।
बेसिकली 1700, राइट। तो आपने क्या किया है, बेसिकली दो टेबल्स दे रखे हैं, इसको आपने ज्वाइन किया। एक्चुअली में आपने क्या किया है, तो ये प्राइस दे रखा था, आपने क्या किया है यहाँ पे एक अलग से, ये जो काम आप कर रहे हो इसको कैसे करना है, तो प्राइस इन रुपीज़, रुपीज़ में आप प्राइस लिखोगे। वो कैसे लिखोगे, 20 है, डॉलर है, तो यूएसए, तो इधर भी आप यूएसए खोजोगे, तो इधर यूएसए आपको यहाँ मिला, तो 85 रुपीज़ है, $1 इक्वल टू 85, तो 20 इंटू 85। पेन, तो 10 इंटू वन ही, तो इंडियन ही है। यूरो, तो 1 इंटू, अब यूके आप इधर खोजोगे, तो यूके आपको यहाँ मिला ₹90 एक यूरो का। फिर यूएसए, तो यूएसए यहाँ मिला, तो 10 इंटू 85, और ये 50, यही रह गया, इंडियन रुपीज़ था। तो आप क्या कह रहे हो, इसके और दोनों कॉमन में, तो ज्वाइंस में क्या होता है, आप बताता हूँ आपको कि देयर इज अ की ऑफ ज्वाइनिंग, कोई ना कोई एक ऐसा कॉलम होगा जो कि कॉमन होगा, कोई ना कोई ऐसा कॉलम होगा जो कि कॉमन होगा। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे टाइम दे रहा हूँ। जैसे एक टेबल है ऑर्डर्स, जिसमें कि कस्टमर के ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। तो कैसे ये काम करेगा, मान के चलो ये है ऑर्डर आईडी, कोई भी ऑर्डर है तो उसका डिफरेंशिएटर एक ऑर्डर आईडी होता है। क्या होता है, कस्टमर आईडी, और क्या हो सकता है, प्राइस, कितने का उसने ऑर्डर किया है। तो मान के चलो ऑर्डर आईडी है ABC, कस्टमर आईडी है 123, और इसने 50 रुपये का ऑर्डर किया ये कस्टमर। दूसरा बंदा है, दूसरा बंदर का ऑर्डर आईडी है CDE, ये कस्टमर आईडी है 124 सपोज, और इसका प्राइस मान ले इसने 100 रुपये का ऑर्डर किया है। ऑर्डर आईडी है मान के चल XYZ, इसने 125 रुपये का ऑर्डर किया है, 125 है इसका कस्टमर आईडी, और इसने 10 रुपये का ऑर्डर किया है। और एक ऑर्डर मान ले PQR है, कस्टमर आईडी 126, इसने 600 रुपये का ऑर्डर किया है। दूसरा तुझे टेबल दे रखा है यूज़र डेटा, इसमें मेरे पास क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम और एज। एक और मान ले टाउन, कस्टमर आईडी 123, 124, 125, एक्चुअली रुक जाओ, 120, 121, 122, 1, ये भी रुक जाओ, 122 से स्टार्ट करते हैं लेस। मैं डाटा प्रिपेयर कर रहा हूँ तो माफ़ कर देना मुझे। 125, 126, 127, सपोज ये कस्टमर का, ये सारे कस्टमर हैं आपके ऐप के, ठीक है। इसका नाम हो गया अजय, इसका नाम हो गया विजय, इसका नाम हो गया, सी से कुछ नाम बता दो भाई, QT सपोज, D से देवेश, E से एला, और F से फरहान सपोज, ठीक है। इन सब का एज मान लो 12, 13, 20, 25, 22 मान लो भाई, इतने छोटे बच्चे लोग नहीं हैं, 31 एंड 50 सपोज। टाउन मान लो, इनका है बेंगलोर, इनका है दिल्ली, इसका भी है दिल्ली, इसका है, इसका भी मान लो है दिल्ली, इसका है मान लो कोलकाता, इसका है मान लो बेंगलोर, ठीक है। अब अपने से दो अलग अलग टेबल्स दे रखे हैं, अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, ज्वाइंस। तो अपने से क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं भैया कि दिल्ली के कस्टमर्स ने कितने का ऑर्डर किया टोटल। तो तुम क्या देखोगे कि ये जो सारे कस्टमर जिन्होंने ऑर्डर किया है उनमें से कौन दिल्ली के हैं। एक तो या तो कि इधर जाके देख लो इस टेबल में कि कौन से यूजर्स ने कितने का ऑर्डर किया है, या तो ये है कि ऑर्डर्स देख लो और उसमें देख लो कि वो कहाँ से हैं। तो हम लोग जैसे ये आसान पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप ऐसे करते हैं
कि हम देखेंगे कि यूजर्स कहाँ से, ए बी सी। तो ए बी सी कहाँ से, ये जो जो 50 रुपये का ये खरीदा बंदा 1 2 3, ये कहाँ से है? तो मैं इस टेबल में जाके देखूंगा, अच्छा 1 2 3 एंड ये बंदा है मेरा, थोड़ा सा छोटा करते हैं, दिल्ली से। तो ये हो गया, तो 50 रुपये का इसने किया था। सी डी 1 2 4 कहाँ से, ये भी दिल्ली से है, तो ये 100 रुपये का किया। एक्स वाई जी ये कितना है, 125 कहाँ से, ये भी दिल्ली से, तो इसने 10 रुपये का ऑर्डर किया। 126 जिसने 600 का ऑर्डर किया, 126 कहाँ से, कोलकाता से, तो ये मेरा दिल्ली का नहीं। तो दिल्ली के कस्टमर से कितने का ऑर्डर किया, तो 50 + 100 + 10 160 रुपये का ऑर्डर किया। ये हमने कैसे किया, हमने क्या किया, ज्वाइन किया इस दो टेबल को। कैसे ज्वाइन किया, तो यहाँ पे गंदा लगेगा पर लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे सबके कॉरस्पॉन्डिंग में सिटी लेके आ गया कि 123 कहाँ से था, तो दिल्ली से था। मैं ज्वाइनिंग की क्या है मेरा, ये है 123 दोनों में एक कॉलम कॉमन होगा, तो कस्टमर आईडी यहाँ पे जो कॉलम है वो कॉमन है। मैंने बताया था यहाँ पे कि एक कॉलम कॉमन होता है, ज्वाइनिंग की होता है, तो वो चाहिए होगा अपने को, तभी बना पाऊँगा मैं। 124 ये कहाँ से है भैया, तो ये है दिल्ली से। कैसे मेरे को पता, तो 124 को यहाँ मैंने देखा कहाँ से है। 125 इसने 10 रुपये का ऑर्डर किया, 125 कहाँ से है, ये भी दिल्ली से है। कहाँ से देखा मैंने, यहाँ से देखा। 126 ये कहाँ से है, कोलकाता से है। तो ज्वाइनिंग की था, तो मैंने सिटी का एक नया कॉलम लेके आ गया अपनी टेबल में। जहाँ ज्वाइनिंग की था मेरा कस्टमर आईडी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने सिटी या टाउन जो भी बोलो वो मैं लेकर के आ गया हूँ। अब इसी से पूछेगा कि एज कितना था, इस एवरेज एज क्या है जो लोग ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरे यहाँ। तो मैं देखूंगा कि 1 2 3 का एज कितना है, 23, 1 2 4 का 20, 1 2 5 का 25, 1 2 6 का 31। तो इनका एवरेज निकाल लूँगा, तो दैट इज माई एवरेज एज ऑफ पर्सन जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। तो कैसे कर रहा हूँ मैं, मेरे पास कस्टमर आईडी दोनों ही जगह कॉमन है, तो मैं उसके बेसिस पे इन दोनों टेबल्स में ज्वाइन कर दे रहा हूँ। ज्वाइन कैसे हो रहा है कि 1 2 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो फील्ड इसमें है वो सारा फील्ड उठा के मैं इसमें ला सकता हूँ। 1 2 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये सारा चीज़ यहाँ आ सकता है। ठीक है, ज्वाइन बहुत ईजी है, इतना समय नहीं देना चाहिए था पर मैंने दिया, जस्ट कि थोड़ा सा ये चीज़ ऐसे मुश्किल नहीं लगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफ्स से। ठीक है, ये ठीक है, ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा ज्वाइंस पढ़ लिया, दूसरा तीसरा है ग्राफ्स में। पहला एक्चुअली बार ग्राफ। अब फास्ट फास्ट चलेंगे, अब कुछ नहीं यहाँ से। बार ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है बार ग्राफ, या कुछ इस तरीके का दिखता है बार ग्राफ। ये दोनों एक्चुअली में सेम ही है, बस इनको इसी चीज़ को ऐसे रोटेट कर दिया 90 डिग्री, ऐसे इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। या कैसे दिख सकता है, तो ये सिंगल बार चार्ट्स हो गए। या कैसे दिख सकता है ये बार चार्ट्स, जब मल्टीपल है तो ऐसे दिख सकते हैं। एंड सेम हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे दिख सकते हैं अपने को। फिर स्पेस होगा, फिर होगा स्पेस होगा, और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नहीं भी हो तो ऐसे ही रह जाएगा, एक में रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे दूसरा वाला था जिसकी वैल्यू 0 रह गई थी। ठीक है, तो ये हो सकता है। बार ग्राफ क्या होता है, यहाँ पे कुछ नंबर्स होंगे, यहाँ पे या तो बकेट होगा या कोई ऐसा कैटेगरी होगा, और यहाँ पे होंगे नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, जैसे रन्स स्कोर्ड बाय विराट इन आईपीएल। मान लो आईपीएल में 5 मैचेस हुए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैच 1, मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5। ही इज़ ए वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर, तो ये हमेशा ज़्यादा रन बनाएगा। ठीक है, मान के चलो ये उसका डेटा है। यहाँ पे इस एक्सिस पे क्या है, रन्स, तो ये क्या है, नंबर्स में है। और ये क्या है, बकेट है या कैटेगरी है। कैटेगरी कैसे है ये, या बकेट कैसे है, तो मैच 1, मैच 2, मैच 3, ये नंबर्स नहीं है एक्चुअली में। तो सपोज मैच 1 में उसने 100 रन बनाया, दूसरे में 92, तीसरे में 95, चौथे में 99, पाँचवें में 101। सपोज ये उसके रन्स हैं।
तो ये आपको बता रहा है कि हर एक मैच में कितना रन बनाया विराट ने। तो इसको आप हमेशा सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे? टेबल्स में। तो यहाँ पे आप लिखोगे कैटेगरिकल यानी मैच नंबर, यहाँ पे रन्स, तो 1 2 3 4 5। 1 में किसने बनाया? इसने 100, 92, 95, 99, 101। अब टेबल्स में आ गया मेरे पास डेटा, तो अब मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस डेटा के साथ। टेबल्स में मेरे को बहुत अच्छे से दिखता है। तो इसमें वही करना अपने को, जो भी क्वेश्चन होगा उसको टेबल्स में देखेंगे, फिर तो मैं आंसर कर ही दूंगा क्वेश्चन का, टेबल्स में एक बार आ गया तो। अब मान के चलो इसी में है कि विराट एंड रोहित शर्मा, या रोहित शर्मा नहीं, विराट एंड हार्दिक पांड्या मान लेते हैं। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या यूजुअली लोअर ऑर्डर में आता है, तो अच्छा भी रन बना रहा है, तो भी विराट से थोड़ा सा कम ही बनाएगा। तो मान के चलो ऐसे दे देगा वो। ठीक है, उसने ऐसे, हार्दिक पांड्या के ऐसे रन है। ठीक है, तो बार ग्राफ में कैसे देगा? वो देगा ऐसे कि दिस ब्लू वन वाला है, ये विराट का है, ये जो ग्रीन वन है और ऐसे ऐसे किया हुआ है वो है पांड्या का। तो सपोज इसने बनाया 30, 29, 28, 31, 28। इस चीज़ को अब ग्राफ में कैसे लिखूंगा? तो यहाँ पे मैच नंबर ही रह जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रन्स, तो विराट के रन। ठीक है, एक और यहाँ पे कॉलम आ जाएगा, किसका? पंड्याज रन, पंड्या का रन कितना है? तो 30, 29, 28, 31, 28। तो अब मेरे से पूछेगा कि विराट कोहली का एवरेज स्कोर कितना है, मेरे को बस ये ग्राफ दे देगा इस तरीके से, बोले विराट कोहली का एवरेज स्कोर कितना है, तो मैं इन सब का एवरेज निकाल लूँगा। हार्दिक का एवरेज स्कोर कितना है, तो इन सब का एवरेज निकाल लूँगा। विराट कोहली का हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो वो मैं निकाल लूँगा इसमें से देख के। कौन सा ऐसा मैच है जिसमें विराट ने पंड्या से ज़्यादा रन बनाए, तो सारे मैच में ही बनाए। तो इससे अब कुछ भी पूछ ले मेरे को, इस तरीके से मैंने टेबल में लिख लिया, तो मेरे को सब कुछ यहाँ से दिख जाएगा। मेरे को कभी ज्वाइन करना हो कि अब मेरे को सपोज ऐसा कुछ डेटा दे दे कि इसने एज कितनी है, सपोज विराट की 35 मान ले, पंड्या की 30 मान ले, ठीक है, एक और मान ले रोहित, इसकी भी मान ले 35। तो कि 30 से ज़्यादा उम्र के लोगों के द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, तो सिर्फ विराट के स्कोर्स कंसिडर होंगे। तो वो सब मैं एक बार जब मेरे पास टेबल में दिख जाता है तो बहुत ईजी होता है मेरे लिए सॉल्व करना टेबल। तो अपना टास्क ये है कि सारे जो ग्राफ्स होते हैं उसको कैसे मैं टेबुलराइज कर सकूं, ताकि मैं इजीली किसी बात का आंसर कर सकूं। तो सिंगल ग्राफ समझ में आया, मल्टीपल मेरे को समझ में आया कि कैसे करना है, एक स्टैक्ड होता है वो सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, या स्टैक्ड भी देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद स्टैक देख लेते हैं। अब एक और बात स्टैक्ड पे जाने से पहले कि क्या करते हैं, इसी चीज़ को वो लोग क्या करते हैं, राइट ऐसे घुमा देते हैं। तो जब ये चीज़ इस तरीके से दिखता है तो उस केस में क्या होता है कि नंबर्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं, और कैटेगरिकल डेटा जो होता है, कैटेगरी या बकेट, वो यहाँ पे होता है इस वाले एक्सिस पे। तो एक्चुअली में इसी चीज़ को मैं इसको ऐसे 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर देता तो ये चीज़ ऐसा दिखता। तो अपने को डरना नहीं है कि अगर यही चीज़ ऐसे रोटेट होके आ जाए, दैट इज़ बेसिकली सेम थिंग, उसका भी टेबल इसी तरह बनेगा। बस उसको जब भी ऐसे डेटा दिखे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट कर लो, तो ऐसा बन जाएगा वो चीज़, और उसके बाद टेबलराइज कर लेना। तो बेसिकली रोटेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ से तुम डायरेक्ट लिख सकते हो। जब यही चीज़ यहाँ पे ये दे दे कि कोहली, ये पंड्या का रन है, ये कोहली का रन, सपोज मैच 1 में 100 था और इसके 28 थे, तो उसी चीज़ को यहाँ पे 30 थे, तो उसी चीज़ को यहाँ पे दूसरे एक्सेस पे लिख दिया है और कुछ नहीं किया है, एज इजी एज दैट। ठीक है, तो मैं सिर्फ अगर वर्टिकल वाले के लिए बता रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल वाला इज ऑल्सो द सेम, हॉरिजॉन्टल वाला इज ऑल्सो द सेम, क्योंकि उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं, उसी चीज़ को 90 डिग्री रोटेटेड है वो चीज़, सारे स्टेप सेम होगा, सारा प्रोसीजर सेम होगा। ठीक है, अब चलते हैं स्टैक्ड। स्टैक्ड बार चार्ट क्या होता है? तो मान के चलो 3 मैचेस थे, पहले मैच में 300 रन बनाया इंडिया ने, दूसरे मैच में 310 और तीसरे मैच में 320, और 3 ही प्लेयर खेल रहे थे, जिसमें पहले मैच में एक ने बनाया 100, दूसरे ने बनाया 110, एक ने बनाया 100, दूसरे ने बनाया 110 और तीसरे ने बनाया 90। इस मैच में 110, एक ने बनाया 50, मैं 90 मान ले, तो दूसरे ने भी 110 बनाया।
ठीक है, मान लीजिए ABC 3 प्लेयर्स हैं जो मैच खेल रहे हैं, ABC के रन्स दे रखे हैं, ठीक है, 110, 100 और 110, ठीक है, ABC के रन्स दे रखे हैं। तो एक्चुअली देखो अपने को चार्ट कैसा देंगे वो लोग चार्ट देंगे ऐसा, ध्यान से देखना। से 10 रन ज़्यादा इसमें बना था, से 10 रन इससे ज़्यादा, तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा यहाँ पे होगा 300, ये कॉरस्पॉन्ड करेगा 310 के, ये कॉरस्पॉन्ड करेगा 320 के। तो यहाँ पे रहेगा टोटल रन्स इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस पे रहेगा मैच नंबर 1 2 3, मैच नंबर है ये। अब इसमें ए ने कितने बनाए थे 100, तो मान के चले यहाँ पे कहीं पे 100 होता, यहाँ पे कहीं पे 200 होता, तो इसमें ए ने बनाए थे 100, बी ने बनाए थे 110, तो 210 तक कुछ यहाँ पे आएगा, है ना, तो ये वाला हो गया। सी ने बनाए जो बाकी बच गए 90 रन्स, ठीक है, तो 210 प्लस 90 300, तो ये हो गया सी का। सेकेंड मैच में ए ने कितना बनाया 110, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे मान लिया 110 कहीं हुआ। उसके बाद बी ने कितना बनाया 90, हाँ, तो 110 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200, तो बेसिकली कुछ यहाँ पे होगा वो, ठीक है। उसके बाद फिर सी ने कितना बनाया 110, तो 200 में 100 जोड़ेंगे तो 310, यानी कि ये सारा। सिमिलरली इसके लिए भी करते हैं 110, 100 और 110, सेम बनाया इसने, बी ने बनाया कितना 100, तो 210 तक आ जाएगा, है ना। इसने भी बनाया 110, तो 210 में 110 जोड़ेंगे तो 320, तो इसने ऐसा बनाया। तो अपने को क्वेश्चन में क्या होगा, इसको कहते हैं स्टैक बार चार्ट। तो अपने को क्वेश्चन में इस तरीके से स्टैक बार चार्ट दे रखा होगा, ठीक है। तो इससे अपने को बनाना है कि इससे अब हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है। अपने को क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है तो इससे टेबल कैसे बनाएंगे, सेम वही स्टेप कि मैच नंबर, रन्स ए ने कितने बनाए, रन्स बी ने कितने बनाए, रन्स सी ने कितने बनाए, तो ए बी सी, ठीक है। तो अब देख मैच ए में कितने बनाए 100 रन बनाए, मैच नंबर 1 2 3 है यहाँ पे, सॉरी, मैच 1 में ए ने 100 रन बनाए, मैच 2 में ए ने 110 रन बनाए, यहाँ से देख के पता चल रहा है ये 110 वाला मार्क था। मैच 3 में 110 बनाए। मैच बी में ध्यान से देखना, ये मैच 1 में बी ने कितने रन बनाए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बनाया उसने, तो ये डिस्टेंस कितना है 210 माइनस 100, तो 210 माइनस 100 कितना हुआ 110। बी ने 110 रन बनाए और ए ने 90 रन बनाए, सी ने मैच 1 में। मैच 2 में बी ने कितने रन बनाए, 110 से ये 200 जा रहा है ना, तो 90 रन बनाए, यही था ना। और इसने कितने रन बनाए 110 रन बनाए, तो समझ में आ रहा है। अब ये देख मैच नंबर 3 बी के रन्स कितने, मैच नंबर 3 बी के रन्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 100 से लेके 210 तक, तो इसने 110 रन बनाया, 210 माइनस 100। सी के रन 210 से लेके 320, तो 110 रन सी ने बनाया है। इसने कितना बनाया था 100 ही बनाया था क्या, मैंने गलत लिख दिया, ये एक्चुअली 210 है, ये 110 है, मैंने 100 इसको मान लिया, एक्चुअली में 110 है, ठीक है। तो इसका चार्ट अगर स्टैक बार चार्ट आएगा तो कैसे, अभी ग्राफ बनाने पता चल गया, जो भी यहाँ पे सारे हैं ये सारे कॉलम्स में आ जाएंगे अपने पास, ए बी सी जो भी है, और ये सारा जो कैटेगरिकल है वो तो रहेगा ही, जो अपना पहले रहता था सिंपल बार चार्ट में। सिंपल बार चार्ट में क्या होता था कि एक ही डेटा अपने को दे रखा था, यहाँ पे अपने को 3 डेटा एक साथ रख रखा, इसलिए वो कॉलम्स में ऐड हो रहे हैं। सिंपल बार चार्ट रहता, सिंपल बार चार्ट इसी चीज़ का कैसे होता कि मैच नंबर और टोटल रन्स, तो 1 2 और 3, तो मैच 1 में टोटल रन कितने बने हैं 300, मैच 2 में
310, मैच 3 में 320। तो दिस इज सिंपल बार चार्ट, इसमें अलग अलग वेरिएशन नहीं है। लेकिन जब इसके अंदर डेटा दे तो ये सारे अलग कॉलम्स में आएंगे। यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम आया, यहाँ पे टोटल 1 2 3 कॉलम आ गए। तो दिस इज स्टैक बार चार्ट। अब इससे भी एक एडवांस होता है, दैट इज 100% स्टैक चार्ट। 100% स्टैक चार्ट क्या होता है? तो इसमें देखना एक खास बात है कि यहाँ पे जो इसकी लेंथ है ये वेरी कर रही है। यहाँ पे 300 था, यहाँ 310 था, तो यानी इसकी हाइट जो है, सॉरी लेंथ कह दिया मैंने, इसकी हाइट जो है वेरी कर रही है, अलग अलग हाइट है। ठीक है, इसी चीज़ को एक परसेंटेज के टर्म्स में दिखाएंगे हम जब कहें कि अपनी स्टैक बार चार्ट की खासियत होती है 100% स्टैक बार चार्ट की, कि इसका एक बार दिखाता है 100%, 1 बार डिफाइंस 100%। तो इसकी लेंथ हमेशा सेम होती है। 1 बार रिप्रेजेंट्स 100%, परसेंट मतलब परसेंट है ये, 100% स्टैक। ये बहुत ही एडवांस हो सकता है, इसके क्वेश्चन नहीं पूछे गए अभी तक, बता रहा हूँ बस फॉर योर नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता ऐसे पूछते हो नया बनाकर, कुछ ऐसी डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, बहुत एडवांस है बट डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसका हर एक क्या शो करता है, 1 बार रिप्रेजेंट्स 100%, ये 100%, ये 100%, ये 100%। और यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया है रन्स, यहाँ पे लिख दिया मैंने मैच नंबर। तो याद है अपने पिछले मैच में बने थे, फर्स्ट मैच में 310 रन बने, 300 रन बने थे, सेकंड मैच में 310 रन बने थे, तीसरे मैच में 320 रन बने थे, इसलिए बार्स का हाइट वहाँ हो गया। तो यहाँ एक्चुअली रन्स नहीं है, वहाँ पे रन्स थे क्या, एब्सोल्यूट नंबर, यहाँ पे रन्स है परसेंटेज। तो टोटल रन्स को हम लोग बोलेंगे 100%। तो 3 इसके लिए फर्स्ट बार के लिए दैट इज 100%, 300, सेकंड बार के लिए 310 100%, और थर्ड बार के लिए 320 100% है। दिस इज नॉट 300, दिस इज 100%। परसेंट 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, टोटल रन से ज़्यादा नहीं बने, इसलिए परसेंट 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका जो यहाँ पे है, इसका अगर आधा ले लो तो दैट इज़ 50%, नॉट 300/2। ये कोई रन नहीं है, नंबर्स नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं, ये परसेंटेज वैल्यू, ये परसेंटेज वैल्यूज़ हैं इस पर। पिछले वाले केस में क्या थे, नंबर्स थे 200 100, इस केस में क्या है 50%, 100%। 100% से ज़्यादा नहीं हो सकता, 100% बार चार्ट है। ठीक है, तो अब इस मैच में मान के चल प्लेयर 1 ने कितने बनाए थे, देखना 100 110 और 90 बनाए थे तीनों लोगों ने, 100 110 और 90। ABC ने इतने इतने रन्स बनाए थे। तो 100 ने ए ने टोटल रन्स का कितना परसेंट बनाया, तो 100 रन बनाया, टोटल बने थे 300, तो 100/300 इंटू 100, 33% रन बनाया। तो यहाँ पे आ जाएगा 33%। बी ने कितना बनाया 110/300, जो कि अराउंड 37% है। तो इसने कितना रन बनाया, 37% रन बनाया। तो बाकी रन किसने बनाया, तो 90/300, 30%। देख लो 30, इन तीनों का सम करो 100 हो जाएगा, तो 30% रन इसने बनाया। तो टोटल 100% रन बने थे, जिसमें से 33% रन ए ने बनाया, 37% रन बी ने बनाया और 30% रन सी ने बनाया। फिर सी को ऐसे दिखा रहे थे रेड पेन से, 30% रन सी ने बनाए। तो टोटल 100% रन में किनका क्या कंट्रीब्यूशन है। अब सेकंड मैच में भी इसी तरह ये सारा देखेंगे कितना कितना परसेंट इन्होंने बनाया, कितना कितना परसेंट इन्होंने बनाया। हो सकता है 20% इसने बनाया, हो सकता है 50% इसने बनाया, तो 30% ये बनाएगा। हो सकता है 10% ये बनाए, 10% ये बनाए, तो 80% रन इसने बनाया, क्योंकि टोटल रन बने 100%, उसमें से किसने कितना बनाया। तो इसीलिए इसमें जो लेंथ हाइट है बार्स की वो सेम है, और इसमें नंबर्स एब्सोल्यूट नहीं, ये परसेंटेज नंबर्स है। तो अगर ऐसे चार्ट्स में दे दे, तो अपने को अब ये दे दे कि ऐसे ग्राफ है, तो इससे कैसे डेटा इंटरप्रेट करेंगे, तो वो बताना है। तो समझ में आया कि ये चार्ट क्या होता है। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं कि हर एक टाइप का चार्ट दिया हुआ रहेगा, तो उससे डेटा कैसे बनाना है। ठीक है, तो इससे डेटा कैसे बनाना है, तो क्या किया जाए, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा किया जाए, देखते हैं इससे डेटा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो अपने को इससे जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, ध्यान से देखना, मैच नंबर और इसमें लिखते हैं कंट्रीब्यूशन, हमेशा इसमें कंट्रीब्यूशन आएगा, कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। तो ए का कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन परसेंटेज बी का और कंट्रीब्यूशन परसेंटेज सी का। तो सपोज मैच 1 में तीनों ने 33, 33 और 34 राउंडिंग ऑफ की वजह से एक ने ऐसे बनाया सपोज। दूसरे मैच में इसने बनाया 60%, इसने बनाया 30%, इसने बनाया 10%। इस तरीके से लिखे आएगा, क्योंकि ये सारा कहाँ से आएगा, 60% यहाँ पे गिवन होगा। जैसे इस वाले केस को सॉल्व करते हैं, रैंडम नंबर्स नहीं लिखते हैं, इसी वाले केस में जो ऊपर मैंने ग्राफ दे रखा है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, मैच नंबर 1 ये था, मैच नंबर 1 ये था, मैच नंबर 2 ये था, मैच नंबर 3। ठीक है, तो मैच नंबर 1, तो इसमें ए ने कितने बनाया है 33%, बी ने कितने बनाया है 37%, सी ने कितने बनाया है 30%। ठीक है, मैच नंबर 2 ए ने कितने बनाया है 30%, बी ने कितने बनाया है 50%, सी ने कितने बनाया है 20%। मैच नंबर 3 ए ने कितने बनाया है 10%, बी ने कितने बनाया है 10%, सी ने कितने बनाया है 80%। ये हमेशा 100% होगा, याद रखना, हमेशा ही 100% स्टैक चार्ट है, तो सम इसका हमेशा 100% होना चाहिए। अब मेरे को पता होगा कि टोटल रन्स कितने बने हैं, ये गिवन होगा क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम के फील्ड में, कि इसमें 300 बना है, इसमें 310 बना है, इसमें 320 बना है। तो अब मैं बोलूँगा रन्स बाई ए ने कितने रन बनाए, रन्स बाई बी ने कितने रन बनाए, और रन्स बाई सी ने कितने रन बनाए। तो ए ने कितने बनाए, 300 का 33%, मतलब 1/3, तो 100। कैसे भी लिखा मैंने, 300 का 33%, दैट इज दिस नंबर। 300 का 37%, 110। 300 का 30%, कितना हुआ 90, तो 90 यहाँ। ठीक है, टोटल रन्स का 30% सी, टोटल रन्स का 20%, टोटल रन्स 310 उसका 20%, 310 का 20%, 1010 कट गया तो 62। तो 62 रन्स किसने बनाए, 310 का 20%, सी का कंट्रीब्यूशन, यानी सी ने बनाया इस मैच में 60 रन। 50% किसने बनाया है, इसने बनाया है, तो 165 रन इसने बनाया है। 310 का 50%, 310 का 30% कितना हो जाएगा, 62 होगा ना, 93। तो 320 का 20% 64, 320 का 10% सॉरी, तो 32 रन इसने बनाया है, इसने बनाया है 32 रन, इसने 80% रन बनाया है। तो 32 इंटू 8 टू जा 16 का 6, हैंड में 1, 256, 256, इन तीनों का सम कर लो, 32 प्लस 32 प्लस 256, तो 320 आ जाएगा। तीनों का सम कर लो तो 310 आ जाएगा, इन तीनों का सम कर लो तो 300 आ जाएगा। कह रहा 300 रन टोटल बने थे, तभी तो वो तो आएगा ही। 300 का 30% सी ने बनाया, फिर से देखना ध्यान से, ये 310 रन बने थे यहाँ पे, इसका 50% रन जो कि 165 होता है 310 का, ये किसका कंट्रीब्यूशन था, बी का कंट्रीब्यूशन था, यानी बी का कंट्रीब्यूशन एब्सोल्यूट टर्म्स में 165 होगा। तो पहला काम होता है ये बनाना, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन चार्ट, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, और कुछ ना कुछ अपने को गिवन होगा टोटल कहीं ना कहीं पे। तो टोटल अपने को पता है, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन पता है, तो एब्सोल्यूट उसका पता चल गया अपने को। तो दिस इज 100% स्टैक्ड चार्ट। तो अभी तक हमने सीखा बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, स्टैक्ड बार चार्ट और 100% स्टैक्ड बार चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, दैट इज, तो आप जूम कर सकते हैं, दैट इज लाइन चार्ट। लाइन चार्ट क्या होता है, लाइन खींच दिया इसने, तो इसमें भी इस एक्सिस पे क्या होता है, नंबर्स होते हैं, और इस एक्सिस पे क्या होता है, दो तरीके के होते हैं लाइन चार्ट। एक तो टाइम सीरीज हो सकते हैं या कैटेगरिकल हो सकता है। जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन, टाइम सीरीज और कैटेगरिकल में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं कैटेगरिकल पढ़ाऊंगा, तो आपको हमेशा कैटेगरिकल मान के ही बनाना है, टाइम सीरीज ऑल्सो कैटेगरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैच 1, ये पॉइंट हो गया, इस तरीके से होगा ये ग्राफ, एक्चुअली में ऐसे होगा लाइन चार्ट। मैच 2, मैच 3, मैच 4, मैच 5, मैच 6, और यहाँ क्या होंगे रन्स। तो पहले मैच में 300 रन बने, 320 रन बने, 310 रन बने, 340 रन बने, 300 रन बने और 345 रन बने।
तो दीज आर द रन्स। तो इसको क्या किया, इससे अब डेटा कैसे बनाएंगे, इससे टेबल कैसे बनाएंगे, तो अगेन कैटेगरी यहाँ पे आएगा, कैटेगरी इज मैच नंबर, डेटा क्या है रन्स, तो मैच नंबर 1 2 3 4 5 6, कितना कितना 1 में बना है 300, 2 में बना है 320, 3 में बना है 310, 4 में मैच 4 कितना बना है 340, कितना बना है 340, मैच 5, मैच 5, मैच 5 में कितना बना है 300, तो 300 यहाँ ला के रख दिया, ऐसे भर रहा हूँ मैं, मैच 6 345। तो ये टेबल बन गया अपना। अब टेबल बन गया तो मेरे से जो पूछना है वो पूछ लो। लाइन चार्ट यही है, लाइन चार्ट खत्म होता है। मैं 2 मिनट सोच लेता हूँ कि क्या लाइन चार्ट में कुछ और ऐसा है जो मिस हो रहा है, बट इतने से आपका सारा क्वेश्चन लाइन चार्ट से रिलेटेड बन जाएगा। आप टेबल्स में सिंप्लीफाई करना इज़ द मेन थिंग इन डेटा इंटरप्रिटेशन। टेबल्स को आप कितने अच्छे से सिंप्लीफाई कर पा रहे हो। लाइन चार्ट के बाद अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज पाई चार्ट। पाई चार्ट के लिए पता होना चाहिए कि एक सर्कल जो है, मतलब कि ये मान के चलिए ये सर्कल है, यहाँ पे से कोई ये लाइन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ गए तो कितना हो गया 90 डिग्री, यहाँ गए तो कितना हो गया 180 डिग्री, यहाँ गए तो कितना हो गया 270 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक 270 डिग्री, अब यहाँ से लेके यहाँ तक 360 डिग्री। तो एक पूरा चक्कर में मारता हूँ तो 360 डिग्री होता है। तो पहला चीज़ ये पता होना चाहिए कि टोटल 1 चक्कर इक्वल टू 360 डिग्री। दूसरा यूनिटरी मेथड पता होना चाहिए कि एक चक्कर का मतलब है 360, तो आधा चक्कर का मतलब है 360 का आधा। अगर 1/4 चक्कर में 90 डिग्री होता है तो 3/4 चक्कर में कितना होगा, तो 1/4 में 90 डिग्री, तो एक में 90 गुने 4, तो 3/4 में 90 गुने 4 गुने 3/4 270 डिग्री। तो यूनिटरी मेथड एक आना चाहिए, और दूसरा कि टोटल कितना होता है। तो बार चार्ट में इसका लगता है, पाई चार्ट में। पाई चार्ट इज ऑल्सो सिमिलर टू 100% स्टैक्ड चार्ट। मैंने कहा सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सेम। कैसे, क्योंकि 1 पाई चार्ट का मतलब, पाई चार्ट मतलब सर्कुलर चार्ट जो कि 100% को रिप्रेजेंट करता है, एज इजी एज दैट, 100% को रिप्रेजेंट करता है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे से कुछ ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, 3 पार्ट में बांट दिया। ये मान ले ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, सी पार्ट है। मैं बता रहा हूँ कि ये हो गया मैच 1, इसे दे दिया, इसे दे दिया। देखना 100% बार चार्ट कैसे है ये, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इसने दे दिया 100 रन, 200 रन, 300 रन। भाई कुछ भी मान लो, थोड़ी देर के लिए क्यों ही परेशान हो रहे हो। 50 रन, 100 रन, 150 रन, 40 रन, 50 रन, 60 रन। मतलब मैच 1 में ए बी सी प्लेयर्स ने मैच 2 में और मैच 3 में इतने इतने रन्स बनाए, ये दे रखा है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो फिर सेम अप्रोच है अपना, टेबल बनाना, मैच नंबर 1 2 3, ए ने कितना बनाया, बी ने कितना बनाया, सी ने कितना बनाया, तो 100 200 300 50 100 150 40 50 60। टोटल ए ने कितने रन्स बनाए ये निकल जाएगा, टोटल बी ने कितने बनाए, एवरेज कितना, ये सारे बेसिक क्वेश्चन। अब ये टेबल आ गया तो मेरे पास बन जाएगा। अब कभी कभी आपको क्या करेगा कि ये, तो अपन लोग क्या सीख रहे हैं, अपने ये चार्ट दे रखा है, इसको टेबल में बनाना। फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, कोई भी बताता हूँ एक बार, फिर से याद दिलाता हूँ कि एक्चुअली में क्या है। कोई भी गंदा चार्ट दिख जाए, अपने को चार्ट नहीं रीड करना, अपने को टेबल रीड करना। तो अपना पहला काम होगा कि चार्ट को टेबल में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं कि चार्ट को हम लोग टेबल में कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे डायरेक्टली नहीं देखे, कभी कभी वो लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, या पेस्ट, और मेरा इरेजर काम करेगा ये नहीं, देखते हैं। कभी कभी ऐसे काम नहीं करता ये।
कोई नहीं, इसका भी मेरे पास है सॉल्यूशन। सॉरी गाइस डिले के लिए। जस्ट अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं। तो अब कभी अभी के लिए मान लो कि ये सारे नंबर्स नहीं गिवन है, ठीक है, ऐसे ही हटा देता हूँ, ये हो नहीं पा रहा है, ठीक है। मान के चलो आपको दे दिया कि ये कितना है 60 डिग्री है, ये है आपका 120 डिग्री या 150 डिग्री, कितना हो गया 210, तो ये कितना हो जाएगा 360 डिग्री। ये नहीं भी गिवन हो सकता, आपको बस दो दे दे तो ये आपको खुद से निकालना पड़ेगा, क्यों, आपका 360 डिग्री पूरा है। तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री प्लस 60 डिग्री, यानी इन दोनों का सम 210 हो गया, तो 210, तो 360 डिग्री माइनस 210 डिग्री कितना होता है 360 माइनस 210, 150 डिग्री, तो दिस इज ऑल्सो 150 डिग्री। ठीक है, तो आपको ऐसे डिग्रीज में दे देगा। आपको जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, इस वाले केस में ये आपको दे दिया कितना है 120 डिग्री, ये दे दिया 120 डिग्री, बस इतना ही आपको देगा। तो आपको ये वाला खुद से निकालना पड़ेगा एक, तो ये हो जाएगा कितना 120 डिग्री, तभी तो तीनों का सम 360 हो पाएगा। मान लो ये दे दिया 90, ये दे दिया 90, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अपने को ये से दे रखा होगा, अपने को क्या देगा, मैच 1 में टोटल बने हैं 300 रन, मैच 2 में टोटल बने हैं 310 रन, और मैच 3 में टोटल बने हैं 320 रन, ये दे रखा है। और अपने को ये सारे एंगल्स दे रखे हैं, तो ए ने कितना बनाया, बी ने कितना बनाया, सी ने कितना बनाया। तो एक्चुअली अब देखो ये कैसे इससे टेबल बनाना है, तो इतना डेटा गिवन होगा अपने को, तो टेबल बनाना है इससे, तो हम लोग वही लिखेंगे, मैच नंबर, कंट्रीब्यूशन ए का, कंट्रीब्यूशन बी का, कंट्रीब्यूशन सी का, कितना कितना रन उसने कंट्रीब्यूट किया, और टोटल रन्स। मैच नंबर 1, मैच नंबर 2, मैच नंबर 3, और टोटल रन कितना था 300, 310 और 320। थोड़ा सा लैग कर रहा है, मैं इसको फिगर आउट करता हूँ थोड़ी देर में कि क्यों लैग कर रहा है, अगर इससे ज़्यादा लैग किया तो इसने कितना 60 डिग्री कंट्रीब्यूट किया था, तो 60 डिग्री कंट्रीब्यूट किया। ये 360 डिग्री का कितना पार्ट है, तो ये है 60 बाई 360 डिग्री। 60 जो है 360 का कितना परसेंटेज है, एक्चुअली ऐसे अपने को ये निकालना है, तो 60 बाई 360 इंटू 100%, यानी कि 1 बाई 100/6, दैट इज 16.66%। तो यहाँ पे लिखेंगे ए का कंट्रीब्यूशन हो गया 16.66%। 150 डिग्री 360 डिग्री का कितना है, तो बी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, जितना 150 का कंट्रीब्यूशन है 360 में, तो 150 बाई 360 इंटू 100, यहाँ भी हो जाएगा 150 बाई 360 इंटू 100, कितना हो जाएगा ये 41.66%। सॉरी, ये भी 41.66%, दोनों 150 डिग्री बना रहे थे। तो रन्स बाय ए, रन्स बाय बी और रन्स बाय सी, इन तीनों ने कितने कितने रन बनाए ये अपने को लिखना है। तो 300 में 16.66%, यानी 300 का 16.66% कितना होता है, देख लेते हैं। 300 16.66 बाई 100, तो 16.66 इंटू 350, तो 50 रन इसने बनाए थे। 41.66%, 300 का 41.66% कितना होता है, 300 गुने 41.66 बाई 100, तो 300 बाई 100 3 हो गया, 3 इंटू 41.66, 125 रन इसने बनाया। और इसका भी सेम कंट्रीब्यूशन है, यानी इसने भी 125 बना। तो अब देखो 125 प्लस 125 250
प्लस 50 300 रन, तो टोटल 300 रन बने, जिसमें फिर से देखना कैसे हुआ। 300 रन का टोटल था, 300 में 66.66% रन ए ने बनाए, यानी सॉरी 50 रन। 41.66 बी ने बनाए 125 रन, 41.66 सी ने बनाए वो भी 125 रन। पार्ट बी में तीनों ने सेम रन बनाए हैं। दिस इज 120/360 इंटू 100 यानी 100/3 यानी 33.33%। ये भी हो जाएगा 33.33% क्योंकि सेम एंगल है, ये भी सेम एंगल है, ये भी हो जाएगा 33.33%। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 33.33%, 33.33%, 33.33%। तो 310 का 33.33% किसने बनाया है? ए ने बनाया है। तो 310 का 33.33% कितना हुआ? 310 गुने 33.33 डिवाइडेड बाई 100 कर लो। 310 इंटू 33.33 डिवाइडेड बाई 100 103.3। तो 103.3 रन इसने बनाया है। अब 310 का 33 ये भी वही बनाया है, तो ये भी 103.3 और ये भी 103.3 और तीनों का सम कर लो तो आ जाएगा 309.9 जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 310। ये अप्रॉक्सीमेटली क्यों आ रहा है इक्वल? क्योंकि 1/3 जो होता है वो 3.33 नहीं होता, वो एक्चुअली 3.333333 ऐसे होता चला जाता है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं आ रहा है जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 320 का आप फिल कर लेना खुद से। तो दिस वाज पाई चार्ट। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं? चार्ट दिया हुआ रहेगा तो उससे टेबल कैसे बनाना है, टेबल में क्या बनेगा। तो अब पाई चार्ट के आप टेबल्स बना लोगे, कैसे बनाना है। पाई चार्ट में से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर पाई चार्ट नहीं समझ में आया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग गया, तो पाई चार्ट वाला पार्ट एक बार फिर से बैक जा करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया? बार चार्ट, टेबल्स, जॉइंस, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, स्टैक चार्ट, 100% स्टैक चार्ट, बस। अब बहुत ही तो आपका ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हो चुका 99%। अब मैं थोड़ा सा एडवांस्ड चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपका डर बस कम करेगा। आप पहले से देख के जाओगे तो ये आप एग्ज़ाम में भी कर सकते हो, लेकिन पहले से देख के जाओगे तो आसान होगा। तो एडवांस चार्ट्स में अपने पास है स्कैटर प्लॉट, दूसरा है हीट मैप, और तीसरा है कैंडल स्टिक। और ये कैंडल स्टिक शायद 2024 में पूछ भी लिया था इसने। ठीक है, स्कैटर प्लॉट क्या होता है? दिस इज सेम एज लाइन चार्ट। लाइन चार्ट को स्कैटर प्लॉट बोलते हैं, बस लाइन चार्ट का। तो लाइन चार्ट मैंने आपको क्या बताया था, कैसा होता है? ऐसा था, याद है? ऐसा था, ये सारे पॉइंट्स थे। तो इसमें से क्या करो, यानी मैच 1 था, ये याद करो। ये क्या था? मैच 2 के रन्स थे। ये क्या थे? मैच 3 के रन्स थे। क्या थे? मैच 4 के रन्स थे। ये क्या थे? मैच 5 के रन्स थे। ये क्या थे? मैच 6 के रन्स थे। याद करो। लाइन चार्ट कहाँ बनाया? ये बनाया लाइन चार्ट, है ना। का मतलब मैच 1 में 300 रन बने थे, मैच 2 में इतने बने थे, मैच 3 में इतने बने थे, मैच 4 में इतने बने थे, और इसका मैंने बताया था कि कैसे बनाना है टेबल। अब क्या करो, इसी में से ये लाइन्स हटा दो, मतलब इसके जो ज्वाइनिंग लाइन्स है ये हटा दो। कि ज्वाइनिंग लाइन्स मैंने हटा दिया। यही जो चार्ट है इसका मैंने क्या किया? ज्वाइनिंग लाइन्स मैंने हटा दिया। मैंने क्या किया? ऐसे 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 ऐसे, ये 6 पॉइंट्स हो गए, यही वाले, ये ऐसे जो डॉट डॉट वाले थे ये मैंने हटा दिए, बस ऐसा मान लो। तो दिस इज योर स्कैटर प्लॉट, जहाँ पे मैच 1 ये है, मैच 2 ये है, मैच 3 के रन्स ये हैं, मैच 4 के रन्स ये हैं, मैच 5 के रन्स ये हैं, और मैच 6 के रन्स ये हैं। तो स्कैटर प्लॉट कैसा दिखता है? वो ऐसा दिखेगा, उसमें बस डॉट डॉट होंगे, उसमें कोई लाइन नहीं होगा, बस डॉट डॉट होगा। तो ये बिल्कुल सेम है लाइन चार्ट के जैसे। क्यों? क्योंकि इसी में अगर लाइन से कनेक्ट कर दें सारे पॉइंट्स को, तो दैट विल बी योर लाइन चार्ट। लाइन्स हटा दें तो दैट विल बी योर स्कैटर प्लॉट। तो इसका डेटा कैसे बनेगा? सेम एज लाइन चार्ट। कैसे? जैसे ये स्कैटर प्लॉट अपने को दे रखा है, एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ कि ये अपने को स्कैटर प्लॉट दे रखा है। हालांकि स्कैटर प्लॉट का ये नहीं, और भी बहुत सारे यूज़ है, बट ये बहुत बेसिक यूज़ है, मैं बता रहा हूँ। जरूरी नहीं कि स्कैटर प्लॉट हमेशा लाइन चार्ट को हटाने पे बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, मान के चलो लाइन चार्ट बनाया। तो ये हो गया मैच 1, यहाँ पे मान लो 300 था, ये 310 था, ये 320 था, ये 310 था, ये 315 था। तो ये मैच 300, 310, 320, 310 और 315 सपोज ये था। तो स्कैटर प्लॉट है, ये थे रन्स,
ये थे मैच नंबर 1 2 3 4 5। तो इसका ग्राफ कैसे बने, चार्ट डेट टेबल कैसे बनेगा, मैच नंबर और रन्स। तो 1 2 3 4 5 मैच नंबर हो गए, 300 रन, 310 रन, 320 रन, 310 रन और 315 रन। तो स्कैटर प्लॉट से ऐसे बनाना है टेबल, सेम एज लाइन चार्ट। दूसरा है इसके बाद, वो है हीट मैप। हीट मैप क्या बताता है कि कहाँ पे आपका, ये बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा एंड डेंसिटी। बताता हूँ कैसे। हीट मैप कैसा दिखता है, हीट मैप बिल्कुल टेबल के जैसा दिखता है, सब मालूम। ठीक है, मान के चलो, बहुत ही बेसिक सा बता रहा हूँ। इस एक्सिस पे है प्रोफेशन, ठीक है, इस एक्सिस पे है सैलरी। तो मान लो ये हो गए डॉक्टर्स, ये हो गए इंजीनियर्स, ये हो गए बिजनेसमैन, और ये हो गए एडवोकेट सपोज। ठीक है, तो मैं बताऊंगा ये है, और ये हो गया सैलरी। ठीक है, तो ये बकेट है, ये भी इधर भी कैटेगरिकल डेटा है, इधर भी कैटेगरिकल डेटा है, मतलब नंबर्स नहीं है। ठीक है, इधर क्या है रेंज, सैलरी 1 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 15 लाख, 15 लाख से 25 लाख, 25 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़ और 1 करोड़ प्लस। ठीक है, बता रहा है ये रो क्या बताएगा कि कितने ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से 5 लाख के बीच में थी। मैंने कहा 10 15 ऐसे फिल कर ले, 20 11 7 3 5 7 2, कुछ कुछ रैंडम नंबर मैं फिल कर रहा हूँ इसमें, रैंडमली कुछ भी फिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये पकड़ते हैं, ये ब्रैकेट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंजीनियर्स जिनकी सैलरी 50 लाख से 1 लाख के 1 करोड़ के बीच में है, उनकी काउंट 3 है। मतलब 3 ऐसे इंजीनियर हैं जिनकी सैलरी 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है। ठीक है, ये रो क्या कह रहा है कि 8 ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनकी सैलरी 15 लाख से 25 लाख के बीच में है, जिनकी इनकम 15 लाख से 25 लाख के बीच में है। तो दिस इज़ योर हीट मैप। तो हीट मैप क्या बताता है कि सबसे ज़्यादा हीटेड कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा हीटेड आपका ये एरिया है। तो ये तो जब हीट मैप रियल लाइफ में आप बनाते हो तो वहाँ पे नंबर्स नहीं होते एक्चुअली में। रियल लाइफ में जब आप बनाओगे हीट मैप तो कैसे बनेगा, सॉरी क्या था यार, इसको यहाँ पे लिख दो 15 20। ठीक है, तो क्या होगा जहाँ पे हीट मैप कैसा दिखेगा, तो या तो आपको जब भी डेटा दिया होगा तो ऐसा ही डेटा दिया होगा हीट मैप से रिलेटेड। रियल लाइफ में कैसे बनाते हैं, तो रियल लाइफ में नंबर्स नहीं लिखते हैं। रियल लाइफ में क्या करूँगा मैं, ये 5 रो हो गए, 1 2 3 4 5 ब्रैकेट, कितने पे 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट है। तो क्या किया जाए यार, क्या लिखा हुआ था, बार बार डिलीट कर दे रहा हूँ मैं, 15 20। तो एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, ड्रॉ में आया, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी पूरा होना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो ये है आपका हीट मैप। तो क्या होगा जब हीट मैप बनाऊंगा मैं इसका, तो ये कैसा दिखता है, तो जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे एकदम डीप कलर होगा, यहाँ पे 20 लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे 20 लोग हैं, उसके बाद यहाँ पे 15 लोग हैं, तो यहाँ पे हल्का सा लाइट शेड यूज़ होगा, ब्लू का कोई लाइट शेड यूज़ होगा, जैसे यहाँ पे ब्लू का लाइट शेड ये है। ठीक है, यहाँ पे 15 लोग हैं, तो इससे पता चलेगा यहाँ पे कम लोग हैं। यहाँ पे 25 लोग हैं, तो इससे भी और डार्क यहाँ पे ब्लैक कर लो यूज़। ठीक है, यहाँ पे और ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे 20 लोग हैं, यहाँ पे 18 लोग हैं, थोड़ा सा लाइट वर्जन ले सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ तो अलग अलग कलर ले रहा हूँ मैं, तो इसलिए अलग अलग लगा। तो क्या करेंगे, ब्लू कलर से ही पूरा हीट मैप बना देंगे। जहाँ पे सबसे ज़्यादा डार्क रहेगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं, जहाँ पे सबसे लाइट है वहाँ पे सबसे कम लोग हैं।
ठीक है, तो हीट मैप इसी को बोलते हैं कि हीटनेस बता रहा है कि कहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, जो सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफेशंस में कैसे है, 5, 8, 15, 20 ऐसे ये बता रहा है। ठीक है, तो हीट मैप हो गया। तीसरा और लास्ट है कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक कैसा होता है देखना ध्यान से, ऐसा होता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो कैंडल स्टिक। सब बताऊंगा, बस समझ में आ जाएगी क्या है। तो जो ये सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है ये बताता है हाई, ये बताता है ओपन या क्लोज, ये बताता है ओपन या क्लोज, और ये बताता है लो। ये ओपन भी हो सकता है या क्लोज भी हो सकता है। अगर ये ओपन है तो ये क्लोज होगा, और ये क्लोज है तो ये ओपन होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। OHLC, ओपन हाई लो क्लोज, OHLC डेटा बताता है ये कैंडल स्टिक। तो कैंडल स्टिक दो कलर्स के हो सकते हैं, ग्रीन, और कलर टू क्या होता है, रेड। तो लेट स्टार्ट विथ, अब इसी को अल्टरनेटिवली वो कहते हैं ब्लैक और ब्लू ऐसे कर दे, लेकिन बता देगा कि ग्रीन मतलब क्या है, रेड मतलब क्या है। तो मैं बता रहा हूँ ग्रीन और रेड का एग्जांपल लेके आप समझ जाओगे कि क्या है एक चीज़। अब बहुत थोड़ा सा ऐसे पेशेंसली सुनना क्या होता है, ठीक है। तो दिस इज योर कैंडल स्टिक। तो ग्रीन का मतलब क्या होता है कि ओपन इज ग्रेटर देन क्लोज, सॉरी, क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन। और रेड का मतलब क्या होता है कि ओपन इज लेस देन क्लोज। तो ये हो गया आपका रेड कैंडल स्टिक। ठीक है, अब बताना, ये तो हाई है, ये लो है, ये तो फिक्स अपने को पता है, ये तो हाई है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है लो। ठीक है, अब ओपन क्लोज के बारे में, ये ओपन भी हो सकता है या क्लोज भी हो सकता है ना, ये ओपन भी हो सकता है या क्लोज भी हो सकता है, ये ओपन भी हो सकता है क्लोज भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है, क्लोज ग्रेटर देन ओपन, इसका मतलब ओपन ये होगा, क्लोज ये होगा, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है ये नंबर। तो एक्चुअली कैसा होगा, ग्राफ पे ऐसे दिखेगा ये चीज़, ग्राफ पे ये होगा 20, ये होगा 30, ये होगा 40, ये होगा 10। तो इसका मतलब लो था 10, ओपन था 20, 30 था क्लोज, 40 था हाई। तो क्लोज इज ग्रेटर देन ओपन, इसका मतलब ग्रीन वाले में क्या होता है, क्लोज ओपन से ज़्यादा बड़ा होता है। रेड वाले में क्या होता है कि क्लोज जो होता है वो ओपन से छोटा होता है। तो रेड वाले में यह डिफरेंस, ये भी सेम ऐसा ही होगा, ये हो जाएगा लो हो जाएगा 10, क्लोज हो जाएगा 20, ओपन हुआ था 30 पे और हाई था 40 पे। तो ये चीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा स्टॉक मार्केट में यूज होता है ये चार्ट। ठीक है, तो मैं अब एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, तो समझ में आ गया। अभी तक मैंने बस ये समझा कि कैंडल स्टिक चार्ट दिखता कैसा है, और कब हाई लो ओपन, हाई क्लोज ओपन लो, ये आप बता दोगे चार्ट देख के। तो इसी चीज़ में क्या करेगा, अगर मान के चलो ग्रीन कलर नहीं दे रखा तो लिख देगा कि ब्लैक चार्ट जो है वो दिखा रहा है कि ब्लैक मतलब ब्लैक कलर मतलब क्लोज ग्रेटर देन ओपन। अगर वो ग्रीन और रेड नहीं दे रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो कोई दूसरा कलर आपको दे रखा है, तो आपको वो बताएगा आपको कि कौन से केस में क्लोज ग्रेटर देन ओपन लेना है और कौन से केस में ओपन लेस देन क्लोज लेना है। ठीक है, क्योंकि ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे जब तक आपको कलर पता नहीं होगा कि उसका कैसा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्रीन और रेड ये स्टैंडर्ड है, पूरी इंडस्ट्री मानती है कि ग्रीन मतलब क्लोज ग्रेटर देन ओपन और रेड मतलब ओपन लेस देन क्लोज। लेकिन अगर इसके दो कलर के अलावा कोई दूसरा कलर यूज़ कर रहा है, सपोज ब्लू ब्लैक यूज़ कर रहा है, तो उसको बताना पड़ेगा कि कौन सा है जिसमें कि क्लोज ग्रेटर देन ओपन है कलर, और कौन सा कलर है जिसमें कि ओपन लेस देन क्लोज है। ठीक है, तो देखते हैं। तो कोई क्या हुआ कि एक स्टॉक मार्केट था, ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स की प्राइस होती है, ठीक है। तो कोई स्टॉक था वो उस दिन पे ओपन हुआ, मतलब ओपन मतलब स्टार्ट हुआ, ठीक है, अभी के लिए मान लो इन लेमेंस टर्म स्टार्ट हुआ, तो उसका दाम था 100 रुपया दिन के टाइम में। फिर थोड़े टाइम बाद 110, जैसे मान के चलो 9:15, ठीक है, 9:15 मार्केट खुलता है, 10 बजे, 11 AM, 12 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 3:15 PM। 9:15 पे उसका स्टॉक का प्राइस था 100।
10 बजे जब मैंने प्राइस देखा तो था 115, 11 बजे देखा तो 80 रुपये थे, 12 बजे देखा तो 75 रुपये थे, फिर 1 बजे देखा तो मैं फिर 100 दिखा मेरे को, 2 बजे देखा तो स्टॉक का प्राइस फिर 105 दिखा मुझे, 3 बजे देखा तो मेरे को 120 दिखा मुझे, और फिर 3:15 पे मुझे दिखा 100 रुपये। तो अब मुझे इसका कैंडल स्टिक चार्ट बनाना है। ठीक है, तो कैंडल स्टिक चार्ट बनाने के लिए ये अपने पास टेबल है। ठीक है, तो इसका कैंडल स्टिक चार्ट अगर मैं बनाऊंगा तो मैं कैसे बनाऊंगा देखना। तो कैंडल स्टिक बनाने के लिए मेरे को पहले लिखना होगा ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो ओपन कितना था, 100 था, सबसे पहले 100 में। क्लोज कितने बजे हुआ है, क्लोज पे भी 100 था। हाई कितना है, मतलब हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट पहुंचा है 3 बजे 120 रुपये, तो हाई था 120। लो, सबसे लोएस्ट कितने बजे पहुंचा, ये 12 बजे पहुंचा है, तो इसका था 75। तो मेरे को OHLC आ गया। तो अब मैं कैंडल स्टिक बनाऊंगा। तो कैंडल स्टिक कैसा होगा, ऐसा। किस कलर का कैंडल स्टिक होगा, तो ओपन और क्लोज के बेसिस पे डिसाइड करूँ। तो यहाँ तो ओपन और क्लोज दोनों सेम ही है भाई, ओपन और क्लोज तो दोनों सेम ही है, मैंने जानबूझ एग्जाम्पल लिया। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा तुझे पता है, ऐसा, ये प्लस सिंबल, क्योंकि ओपन क्लोज ये 100 ही है, ओपन इक्वल टू क्लोज है इस केस में। इसका कलर कुछ नहीं होगा ब्लू ग्रेड, ये बस ऐसे प्लस जैसे लाइन होगा। ये पॉइंट कितना हो जाएगा 120, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 75। अब यही चीज़ मान के चल, क्लोजिंग प्राइस दूसरा केस ले रहा हूँ, 100 की जगह 110 होता तो कैसा दिखता। तो मैं चेक करूंगा, तो ये काम हो गया। दूसरा मैं तो क्लोजिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 की जगह 110। तो मैं देखूंगा क्लोजिंग प्राइस है 100, ओपन प्राइस है 100, यानी कि जितने पे ओपन हुआ था उससे ज़्यादा प्राइस पे ऐसे वो स्टॉक बंद हुआ, इसका मतलब ग्रीन, अच्छी बात है, वो ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ा है, तो प्राइस बढ़ा है इसका मतलब ग्रीन। कैंडल स्टिक कैसा बनेगा, ग्रीन। ठीक है, तो कैंडल स्टिक मेरे को पता चलेगा कैसा बनेगा, ग्रीन बनेगा, ऊपर ऐसे निकला होगा, नीचे ऐसे निकला होगा। अब इसमें क्या होगा कि ये क्या है, हाई, तो हाई है 120, लो कितना है 75। ओपन कौन सा है, ये वाला ओपन हो गया, ग्रीन के लिए ये ओपन होता है, तो ओपन वाला कितना हो जाएगा 100, और क्लोजिंग कितना 110। अब मान के चलो कि क्लोजिंग कैसा हो जाता, अब इसका क्लोजिंग मान के चलो 120 हो जाता। ठीक है, तो अब देखो कलर कैसा बनता, क्लोज ओपन से ज़्यादा बड़ा है तो कलर अभी भी ग्रीन ही बनेगा। ठीक है, ग्रीन कलर ही बनेगा अभी भी कैंडल स्टिक का। तो ठीक है, ग्रीन मैंने बना दिया। ऊपर निकलेगा और नीचे निकलेगा, नीचे कितना लो, ये कितना था। ठीक है, तो ऊपर हाईएस्ट कितना है बताओ 120, ये है क्लोजिंग, ग्रीन वाले में ऊपर वाला क्लोजिंग होता है, तो ये हो गया 120। ओपन कितने पे हुआ था 100 पे, लो कितने था 80 का था। तो भाई देखो ये और ये पॉइंट सेम है एक्चुअली में, ये ऊपर नहीं गया है इसके। तो इसका जो ग्राफ दिखेगा कैंडल स्टिक वो कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या होगा, हाई और क्लोज ये सेम ही है, इसलिए ऊपर कोई ऐसे बिग निकला हुआ नहीं है, बस यहीं पे ख़त्म है, हाई और क्लोज सेम है। और लो हो गया इसका ये। तो अगर मान के चलो लो इक्वल टू ओपन है और हाई इक्वल टू क्लोज है, इसका मतलब ग्रीन है, मतलब कम दाम पे स्टार्ट हुआ था, ज़्यादा दाम पे ख़त्म हुआ था। लो इक्वल टू ओपन और हाई इक्वल टू क्लोज। मान लो 100 है 120 है, ठीक है, हाई 120 लगाया, वही उसका क्लोज था, ओपन हुआ था 100 पे और उसका लो था। तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। ओपन कितना था पे हुआ था 100, लो भी क्या है 100, तो दोनों यही पॉइंट है। हाई कितना था 120 और क्लोज कितना था 120, तो वो भी यही पॉइंट है। तो इससे ग्राफ में कोई विक निकला होने, ऊपर भी नहीं नीचे भी कोई विक नहीं निकला, बस ये रेक्टेंगुलर होगा इसका। अगर कैंडल स्टिक नहीं समझ में आया तो एक बार फिर कैंडल स्टिक का जहाँ से स्टार्ट हुआ वो पोर्शन फिर से एक बार देखना कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कैंडल स्टिक कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, नीचे निकले दोनों साइड वीक हो सकता है, दोनों साइड वीक नहीं भी हो सकता है, एक ही साइड वीक हो सकता है। तो मैं और ये करने के बाद कैंडल स्टिक के बाद वो 2024 वाला कैट वाला क्वेश्चन वो कर लेना एक बार, वो हो जाना चाहिए। मैंने खुद नहीं देखा वो क्वेश्चन, बट उसमें कुछ कैंडल स्टिक चार्ट से रिलेटेड है, तो हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में इतना है, दिस इज डेटा इंटरप्रिटेशन इन वन वीडियो, और इससे आपके सारे कैट वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो अब इस वीडियो को पढ़ने के बाद कौन से टाइप के कैट ऑफ क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ईजिली हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कौन से क्वेश्चंस ईजिली हो जाएंगे। नो लॉजिकल रीजनिंग इज रिक्वायर्ड,
ओनली डेटा इंटरप्रिटेशन इज रिक्वायर्ड। कभी कभी क्या करते हैं कि ऐसे ग्राफ दे देंगे आपको, ठीक है, लेकिन उसमें ये कुछ कुछ लिख देंगे कि उस पर 1 2 पॉइंट्स 3 4 ऐसे पॉइंट लिख देंगे कि ए का अगर 50 था तो सी का 30 था, ए जो है इज़ नॉट द हाईएस्ट, सी इज़ नॉट द सेकेंड, बी इज़ नॉट द थर्ड, ऐसे करके अलग अलग पॉइंट देंगे। तो उसमें क्या कर रहे हो, डेटा इंटरप्रिटेशन तो है ही, प्लस साथ में आप लॉजिकल रीजनिंग भी घुसा रहे हो। तो अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग नहीं सही है तो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। बट ऐसे क्वेश्चन जिसमें सिर्फ डेटा इंटरप्रिटेशन है, मतलब आपको चार्ट दे रखा है, उससे कुछ क्वांट का एप्लीकेशन हो सकता है, वो ईजी होगा आपके लिए, या डायरेक्टली उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस टेबल्स बना के आप सिंप्लीफिकेशन के बाद, यानी कि कुछ इंसाइट्स पूछ रखा है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। तो इसके बाद आपको कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कि DI क्वेश्चंस विदाउट LR, ये क्वेश्चन आपके 100% हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।